Hello everyone, this is Sarvat Rashid from Triple S. Today I am going to discuss the topic Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली काफ़ी एग्ज़ाम्स के सिलेबस में इसको ऐड भी किया गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड This bill was introduced in Rajya Sabha and was passed on same day on यानी कि 5th of August 2019 को ये बिल जो है पास भी हो गया। उसके बाद 6th अगस्त 2019 को ये बिल जो है लोकसभा में गया और लोकसभा से पास हुआ एंड फाइनली 2019 एंड 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, प्रेसिडेंट की परमिशन मिली एंड फाइनली ये बिल जो है एक एक्ट की फॉर्म में 31 अक्टूबर 2019 को जो है सामने आया। यानी कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ रहेगा वो ये याद रखना है कि 5th ऑफ अगस्त को ये बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में और 31 अक्टूबर को ये दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। और अब है क्या जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बेसिकली है क्या? तो देखें 370 आर्टिकल जिसके बारे में हम सब ने सुना है और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस भी इस पर रही हैं हमेशा से ही। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है और ये आर्टिकल 1947 में जो है जम्मू कश्मीर को मिला था। मतलब इसकी जो रिजर्वेशन या इसका जो स्पेशल प्रोविज़न है जो कि टेम्पररी था, ये जम्मू कश्मीर को मिला जब जम्मू कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बना था। उस वक्त जो है 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस मिला था और वही स्पेशल स्टेटस जो है आज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से यानी कि 5 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जम्मू कश्मीर का ये स्पेशल स्टेटस जो है रिवोक कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में यानी कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करती थी, अब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया और यूटी जो है और जो लद्दाख है ये अलग यूटी बन गया। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मतलब अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि प्रेसिडेंट देता है बिना पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट के, तो वो ऑर्डर जो है उस ऑर्डर के तहत जम्मू कश्मीर का ये स्पेशल स्टेटस जो है रिवोक किया गया था। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो एक्ट है ये बेसिकली देखा जाए तो 370 जो है आर्टिकल उसकी एक तरह से अमेंडमेंट है जो कि 1954 का जो हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको रिमूव कर दिया। अब 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या था इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये जो 1954 ऑर्डर है बेसिकली है क्या है। तो 1954 ऑर्डर ये था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये था। देखिए 1952 में हमारा एक अग्रीमेंट हुआ था जो कि जवाहरलाल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी के बीच में हुआ था। इसमें डिस्कशंस की गई थी ये अग्रीमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जे.एंड.के स्टेट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पोजीशन, और फिर ये जो डिस्कशंस हुई थी यानी कि 35A की बात की गई थी कि 35A दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, यानी कि डुअल सिटीजनशिप रहेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, जहाँ पे बाहर की यानी कि आउट ऑफ जम्मू कश्मीर जो भी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में आ करके यहाँ की प्रोविजंस जो है वो इन्जॉय नहीं कर सकते, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके पास अपना स्टेट सब्जेक्ट रहेगा, उनके पास डुअल सिटीजनशिप रहेगी, वो किसी भी स्टेट में जाके सेटल भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ वो जम्मू कश्मीर स्टेट में भी रहेंगे और यहाँ की लैंड प्रॉपर्टी पे सिर्फ इन लोगों का राइट रहेगा, बाहर के जितने भी लोग होंगे वो यहाँ पर आकर नहीं रह सकते या जगह नहीं ले सकते हैं या लैंड नहीं ले सकते हैं यहाँ पर या प्रॉपर्टीज़ नहीं रख सकते हैं। तो और भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रोविजंस थे वो बाहर के लोग जो है इन्जॉय नहीं कर सकते थे। तो ये 35A जो है ये हमें 1952 के अग्रीमेंट में इसके बारे में बात हुई और फाइनली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया 1954 में जो ऑर्डर आया उसमें जो ये स्पेशल स्टेटस है ये इम्प्लीमेंट हो गया, ये 35A हमें मिल गया और उसके बाद हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी सारे प्रोविजंस मिले जहाँ पर हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हम अपने लॉज खुद बनाते थे। तो यही चीज़ें जो है यही चीज़ें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो है हटी और इनको 2019 में जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया इसके तहत इसको क्या कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया। अब इस एक्ट के में हुआ क्या कि जो जम्मू कश्मीर यूटी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूटी बन गई और लद्दाख जो है एक अलग यूटी बन गई। अब जम्मू कश्मीर जो है इसके पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लद्दाख के पास अपनी
2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओवरऑल हमारे पास 22 डिस्ट्रिक्ट्स थी पहले, तो ऐसा हुआ कि 2 लद्दाख के पास ले एंड करगिल चली गई और हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स बाकी रहेगी जम्मू के पास और कश्मीर के पास। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है या जो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 239A आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है। और यहाँ पे हमारा जो मॉडल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जम्मू कश्मीर का, देखें यूटीज़ जितनी भी हैं अलग अलग, सब में अलग अलग तरह की फंक्शनिंग है, अलग अलग तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर जो यहाँ पे फंक्शनिंग कर रहा है वो पुडुचेरी मॉडल पे करेगा, यानी कि पुडुचेरी में जैसे सीएम की पोस्ट रहेगी और उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, तो सेम वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा ये जो एक्ट है इसके 14 पार्ट्स है, 103 सेक्शंस हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर 153 स्टेट लॉज जो हैं, जो कि एग्जिस्टिंग स्टेट लॉज थे, उनको रिपील कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। और 106 सेंट्रल लॉज जो हैं उनको एप्लीकेबल कर दिया गया डायरेक्टली, यानी कि पहले यहाँ पर सेंट्रल लॉज जो हैं डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते थे, यहाँ पे स्टेट की कंसेंट चाहिए होती थी। लेकिन अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद से हमारे स्टेट में, हमारे यूटी में अब जो है 106 सेंट्रल लॉज को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, एप्लीकेबल कर दिया गया है डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी इसमें याद रखने के लिए। ऐसे तो ओवरऑल देखा जाए तो 103 सेक्शंस हैं, वो सारे के सारे आप एक बार पढ़ ज़रूर लेना, लेकिन उन्हें पूरा मतलब लाइक माइंड में रख लेना, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ जो सेक्शंस जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लें और इन्हें याद भी कर लें। तो देखिए सेक्शन 1 और 2 ऑफ दिस एक्ट ये क्या बताते हैं। देखिए सेक्शन 1 और 2 में हमारे पास एक प्रिलिमिनरी नॉलेज दी जाती है, आइडिया दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है टाइटल्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, ऑफ स्टेट, ऑफ यूटी एंड एवरीथिंग जो भी है इसके बारे में यहाँ पे इस डिस्कशन की जाती है फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन में इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 3, जहाँ पे बताया गया है कि लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है और अब इसमें जो है विदाउट एक लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी है, मतलब इसके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इनके पास लेजिस्लेचर नहीं है। सेक्शन 4 बात करता है JNK एज अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यानी कि हमारे पास लेजिस्लेचर रहेगा। सेक्शन 5 जो है गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ JNK टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि हमारे पास पहले गवर्नर की पोस्ट हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में जब हम स्टेट हुआ करते थे, लेकिन अब गवर्नर जो है उसको रिप्लेस करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे यहाँ पर रहेंगे। और हमारे पास अपना जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से LG रहेंगे और लद्दाख के लिए एक अलग से LG रहेंगे। आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है। लद्दाख का मैं आपको बता देती हूँ, राधा कृष्ण माथुर है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में कौन है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद सेक्शन 10 जो है ये बात करता है रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं पहले हमारी टोटल 6 सीट्स होती थी लोकसभा में, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि यूटी जो लद्दाख की है, लद्दाख के पास हमारी 1 सीट रहेगी, लद्दाख की 1 सीट है लोकसभा में और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा में। उसके बाद सेक्शन 15 बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, सेक्शन 14 का 6 पार्ट हमें बताता है ST SC की रिजर्वेशन, नहीं मैं शायद ज़्यादा नीचे आ गई, हाँ सेक्शन 14 की बात करते हैं। सेक्शन 14 बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में और ये उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में कि कितने मेंबर्स हैं कितने मेंबर्स नहीं हैं। देखिए अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो रहेंगे 114। लद्दाख के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये याद रखना। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे पास है, लेजिस्लेचर हमारे पास है, जम्मू कश्मीर के पास है। तो जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इसके 114 मेंबर्स हैं, ठीक है। और आप मुझे ये बताएंगे पहले हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर्स हुआ करते थे जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी। उसके अलावा ये याद रखें कि 25 सीट्स जो हैं अभी भी रिज़र्व रख दी गई हैं POK के लिए, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
सो पीओके के लिए हमारी 25 सीट्स जो हैं अभी भी रिजर्व रखी गई हैं। उसके अलावा हमारी 14 सेक्शन 14 में बात की गई है एससी एसटी की रिजर्वेशन क्या रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद सेक्शन 15 में बात की गई है विमेन की क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी। देखें, एलजी के पास ये पावर रहेगी कि वो 2 विमेन को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 16 में बात की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद 17 सेक्शन 17 में बात किया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, ठीक है। अभी तो 5 है। सेक्शन 24 जो है ये बात करता है ओथ और एफर्मेशन की। सेक्शन 27 में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, किस तरह से वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, वो इसमें बात की गई है। सेक्शन 13 में पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, इनके पास क्या पावर्स रहेंगी इसके बारे में डिस्कशन हुई है। उसके बाद सेक्शन 31 में हमारी सैलरी की बात हुई है। सेक्शन 47 ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि पहले उर्दू होती थी, ठीक है, और इंग्लिश होती थी। अभी हमारे पास 5 लैंग्वेजेस आ गई हैं, ये उर्दू है, इंग्लिश है, उसके बाद आपके पास रहेगा डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, ठीक है। ये 5 हमारे पास हो गई हैं। उसके बाद सेक्शन 53 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कही गई है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के 10% जो मेंबर्स होंगे वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करेंगे, इंक्लूडिंग द सीएम, ठीक है। ये याद रखिएगा। आप मुझे बताइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट मुझे भी पहले इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहता था, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा। उसके बाद सेक्शन 57 की बात करते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसकी अबॉलिशन की बात की जाती है, यानी कि पहले हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है नहीं है, यानी कि अब हमारे पास एमएलसी की पोस्ट भी नहीं रहेगी। उसके बाद सेक्शन 61 जो है ये इलेक्शन कमीशन की बात करता है, इसकी पावर्स की बात करता है। सेक्शन 75 जो है ये हमारे कॉमन हाई कोर्ट की बात करता है, यानी कि जो लद्दाख यूटी के लिए और जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। और अभी इसमें 17 जजेस का स्ट्रेंथ होता है ओवरऑल, जिसमें 14 जज जो हैं परमानेंट रहते हैं और 13 जज जो है वो परमानेंट होंगे और 4 एडिशनल जज रहेंगे। और इसमें अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जो कि अभी स्वॉन इन हुए हैं, मेरे ख्याल से 3 दिन पहले 3 जैन को वो अभी हमारे यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, वो पंकज मित्तल जी हुए हैं। उसके अलावा हम चलते हैं सेक्शन 93 पे, वो बात करता है स्टेट पीएससीज के बारे में, उसके प्रोविजंस के बारे में बात करता है। उसके अलावा देखें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जितने भी बिल्स पास होंगे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो उनमें हमारे पास एलजी की जो एसेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सीएम को इससे पहले एलजी को इसका अप्राइज़ करना पड़ेगा, मतलब एलजी को इस बारे में बताना पड़ेगा, और उसके बाद फिर एलजी की एसेंट का भी होना उस बिल को पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जितने भी हमारे अगर कहीं पे इनकन्सिस्टेंसी होती है, यानी कि कहीं पर ऐसा हो जाता है कि स्टेट लॉ भी आ जाता है, सेंट्रल लॉ भी आ जाता है, वहाँ पे लॉ जो है बाय पार्लियामेंट वो प्रिवेल करेगा, यानी कि सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। तो गाइज़ यही था इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पर अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि पहले आरपीसी हुआ करते था, अब तो यहाँ पे डायरेक्ट आईपीसी एप्लीकेबल है, यानी कि इंडियन पैनल कोड डायरेक्टली एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे पहले रणबीर पैनल कोड हुआ करता था। उसके अलावा हमारे पास बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे फ्लैग अलग से था, फिर उसके बाद अलग से हमारे यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, हमें यहाँ पे सेंट्रल लॉ डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होते थे, यहाँ पे स्टेट की एजेंट बहुत ज़रूरी होती। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहीं कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो स्किप किया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल SSS को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसके बाद एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स डालूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को। बाकी जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ स्किप किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज आई बिलीव लेट्स लिफ्ट ईच अदर। हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।